हेलो फ्रेंड्स, एग्री जीपीवी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन यूपीटीए एग्ज़ाम के लिए 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आज का सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम करीब करीब 1000 फैक्ट्स को जो है डिस्कस करेंगे। ये जो फैक्ट्स होंगे ये जेनेटिक्स से भी रिलेटेड होंगे और प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्रॉप फिजियोलॉजी के भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये सेशन रहेगा। ये जो सेशन है ये आपके आईसीआर नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ आपका यूपीटीए जो है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यूपीटीए की अगर बात करें तो यहाँ से कम जो है 5 से 8 जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम में क्या होता है कि जो पॉलन होते हैं ये फंक्शनल होते हैं लेकिन स्वयं के स्टिग्मा को फर्टिलाइज या फिर पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं। तो पॉलन डज नॉट जर्मिनेट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है तो पॉलन जो है जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि पॉलन जो है ये फंक्शनल है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे पॉलन अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं एक प्लांट्स पे और ये दूसरा प्लांट है, यहाँ पे सपोज दैट एक स्टिग्मा है यहाँ पे, तो इसके पॉलन निकल करके यहाँ पे जाके यहाँ पे पॉलिनेशन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलन निकल करके इसी की स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसके कारण कई होते हैं। कुछ मार्फोलॉजिकल कारण होते हैं जैसे कि हेट्रोमार्फिक एंड होमोमार्फिक, हमने पिछले वीडियो में बताया आपको। ये जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जैसे पिन एंड थंब तरीके के फ्लावर्स जो है देखने को मिलते हैं प्राइमुला में। या तो फिर जेनेटिक फैक्टर होते हैं, उसमें भी जो है या तो गैमीट के जीनोटाइप्स के द्वारा जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित होती है या फिर प्लांट्स के जीनोटाइप्स के द्वारा जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का निर्धारण होता है। अगर गैमीट्स के जीनोटाइप्स के द्वारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित होती है तो फिर हम उसको गैमिटोफिटिक बोलते हैं। अगर प्लांट्स के जीनोटाइप्स के द्वारा जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित होती है तो उसको हम स्पोरोफिटिक बोलते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि गैमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो स्पोरोफिटिक आपको हमने बताया था ये ह्यूजेस एंड बैबकॉक के द्वारा 1950 में क्रेपिस फोइटिडा में डिस्कवर की गई थी और एक जर्स्टल नाम के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा 1950 में पार्थेनियम अर्जेंटेटम में डिस्कवर की गई थी। जबकि अगर गैमिटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो ये ईस्ट एंड मैंगेल्सडॉर्फ के द्वारा 1925 में निकोटियाना सैंड्री में डिस्कवर की गई थी। तो ये जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे जो है और पूछा जा सकता है, अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमारे पास है और मेल स्टेरिलिटी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है और मेल स्टेरिलिटी है, तो अगर हमको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो इन दोनों में से कौन सा सिस्टम बेटर रहेगा। तो देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मेल स्टाइल सिस्टम में क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी सिस्टम में क्या होता है कि सपोज दैट यहाँ पे हमने फीमेल लाइन लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने मेल लाइन लगाया हुआ है। अब फीमेल लाइन में क्या है कि मेल क्या है, स्ट्राइल है, मेल क्या है, स्ट्राइल है, तो इसको हमने एज ए फीमेल लिया है। मेल यहाँ पे नॉन फंक्शनल है। अब ये जो मेल लाइन हमने लिया है ये क्या है, इसमें मेल फंक्शनल है। तो हम जो है पॉलन यहाँ से लेंगे और इसमें जो है क्या बनेंगे, इसमें हाइब्रिड सीड बनेगा, इससे हमको हाइब्रिड सीड मिलेगा। ये जो है बेकार हो जाएगा एक प्रकार से, केवल पॉलन जो है हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 50% पॉपुलेशन जो है बेकार हो जाएगी। अब यहाँ चूंकि पॉलन फंक्शनल है नहीं तो यहाँ पे इधर जो है इसके पॉलन आ नहीं सकते, तो ये पॉलन आ ही नहीं सकते। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 50% पॉपुलेशन जो है बेकार। अब टू लाइन सिस्टम की अगर बात करें तो 50% पॉपुलेशन बेकार हो गई। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है, दो लाइनें हम लगा दिया, ये भी सेल्फ इनकम्पैटिबल है, ये भी सेल्फ इनकम्पैटिबल है, लेकिन दोनों क्या है, क्रॉस कंपैटिबल है। तो इसका पॉलन इसके पास फर्टिलाइज कर सकता है, इसका पॉलन इसके पास फर्टिलाइज कर सकता है। अलग अलग ये लाइनें लगी हुई हैं, तो यहाँ पर भी हमको हाइब्रिड सीड मिल सकता है और यहाँ पर भी हमको हाइब्रिड सीड मिल सकता है। तो दोनों प्लांट से जो है हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से 100% पॉपुलेशन जो है हमारी यूज हो जाती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो बेटर रहती है दैन मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसियस प्लांट।
तो डाइसियस प्लांट यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे देखिए मक्का जो है, मेज जो है, ये डाइसियस नहीं है, ये मोनोइसियस होता है। बाकी सभी जो है क्या है, डाइसियस प्लांट है। पपाया भी है, वेलिस्नेरिया भी है और डेट पाम भी है, ये क्या है, ये डाइसियस है। डाइसियस का मतलब क्या होता है कि मेल जो फ्लावर है वो एक प्लांट पे रहेगा और फीमेल फ्लावर जो है दूसरे प्लांट पे रहेगा डाइसियस में। जैसे कि आप पपाया में देखते हैं, हालांकि पपाया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है अभी, डेट पाम में देखते हैं, वेलिस्नेरिया में देखते हैं, या फिर अगर कुकुरबिट्स में हम पॉइंटेड गार्ड एंड ईवी गार्ड की बात करें, परवल और कुंदरू की बात करें, तो वो भी डाइसियस होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मेज में क्या है, मेज में एक ही प्लांट पे मेल ऊपर होता है और फीमेल जो है नीचे होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोइसियस। और मोस्ट ऑफ दी जो कुकुरबिट्स हैं वो भी मोनोइसियस हैं। या फिर मैंगो की बात करें, मैंगो भी मोनोइसियस है। तो मोनोइसियस ऐसे क्रॉप प्लांट्स को हम बोलते हैं जहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट पे अवेलेबल हैं। फ्लावर में एक ही फ्लावर में नहीं है, एक ही प्लांट पे है, ठीक है, एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग हैं, तो हम उसको बोलेंगे मोनोइसियस। अगर एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल है तो उसको फिर हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन वीट क्रॉस पोलिनेशन इज, तो देखिए क्रॉस पोलिनेशन वीट में जो है कितना होगा, लेस देन 5% होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स हैं इनमें 5% तक जो है क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे कि अगर हम वीट की ही बात ना करें, हम पैडी की बात करें, हम बार्ले की बात करें, हम ओट की बात करें, या फिर हम पी, चिकपी, लेंटिल, इन सब की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में लेस देन 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस रहते हैं। अगर ये 30% तक एक्सीड कर जाता है तो हम ऐसी क्रॉप्स को हम ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में रख देते हैं। जैसे कि हमारा कॉटन है, ब्रेसिका है, ये सब किस में आते हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में आ जाते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में जो है करीब करीब 95% तक क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे मोनोइसिस क्रॉप प्लांट्स हैं, जैसे मक्का है, तो उसमें 5% तक 10% तक सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं गिटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज, तो वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, स्पाइक है। अब और कौन कौन सी फसलों का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए बार्ले का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसको भी हम स्पाइक ही बोलेंगे, बार्ले का। या फिर जो है हम बात करें ट्रिटिकेल का, या फिर हम बात करें रे का, तो इन सभी में जो इन्फ्लोरेसेंस होगा ये क्या होगा, ये जो है स्पाइक ही होगा। वीट, बार्ले, ट्रिटिकेल, रे। बार्ले में हम इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे, स्पाइक बोलेंगे। वीट में क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक बोलेंगे। ट्रिटिकेल में हम क्या बोलेंगे, ट्रिटिकेल जैसा कि आपको पता है वीट एंड रे का क्रॉस है। फर्स्ट जो है इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है जो कि रिम्पू के द्वारा जो है, रिम्पू नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉप है। मैन मेड सीरियल के नाम से जाना जाता है ट्रिटिकेल। ये भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन मेड सीरियल कौन सा है, तो ट्रिटिकेल है। ये जो है वीट एंड रे, वीट जो है गेहूं और रे जो है एक प्रकार से गेहूं की तरह ही फसल होती है, इसमें जो है क्रॉस करके बनाया गया है ट्रिटिकेल। फर्स्ट मैन मेड सीरियल है और फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड भी है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे कैटकिन दिया हुआ है, तो कैटकिन क्या होता है, कैटकिन जो है एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और ये एक प्रकार का क्लस्टर होता है, इलोंगेटेड क्लस्टर होता है, या फिर एक प्रकार की स्पाइक ही होती है। यहाँ पे आप मलबेरी में इसका देखेंगे इस तरीके से, जब इस तरीके से ये यूनिसेक्सुअल जो है फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस रहता है। इस तरीके से आप मलबेरी में देखेंगे,
मतलब शहतूत में आप देखेंगे इस तरीके से जो है गुच्छे में रहता है। तो ये जो है हमको किस में देखने को मिलता है कैटकिन, हमको जो है देखने को मिलता है मलबेरी में, हमको पॉपुलर में देखने को मिलता है, हमको ओक में देखने को मिलता है, ओक में देखने को मिलता है, ठीक है, ओक में देखने को मिलता है, पॉपुलर में देखने को मिलता है और मलबेरी में हमको देखने को मिलता है कैटकिन। कैटकिन से मिला जुला जो है एक टर्म और होता है कैटकिन। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको कैबेज में देखने को मिलता है और ये एक प्रकार का जो है रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है। अभी हम लोग रेसिम के बारे में समझेंगे। तो हमने कैटकिन को समझ लिया, हमने स्पाइक को समझ लिया, अब हम लोग समझ लेते हैं कॉरिम्स को। कॉरिम्स क्या होता है, कॉरिम्स भी एक प्रकार का क्लस्टर है फ्लावर का, या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, ये सपोज डेट स्टेम है, तो यहाँ से फ्लावर्स जो है निकलते हैं इस तरीके से और ये एक लेवल बना देते हैं, इसी लेवल में पूरा रहेंगे सभी फ्लावर। तो इसमें होता क्या है कि जो अंदर वाले फ्लावर्स हैं इनका जो पेडिसिल होता है वो छोटा होता है, बाकी जो बाहर वाले होते हैं इनका पेडिसिल बड़ा होता है, क्योंकि इनको एक लेवल में बनाना इस तरीके से। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये देखिए पेडिसिल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन ये पहुंचेंगे उसी लेवल पे इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बाहर वाले ये हैं फ्लावर, इनके लिए इनका पेडिसिल क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे और सभी का पेडिसिल क्या है, छोटा है। तो कॉरिम्स में इस तरीके का जो है अरेंजमेंट देखने को हमको मिलता है। ये पाया किस में जाता है, ये एप्पल में पाया जाता है। ये जो है हमको एप्पल में देखने को मिलता है कॉरिम्स। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब जो कॉरिम्स है इसी से मिलता जुलता जो है दूसरा इन्फ्लोरेसेंस होता है अम्बेल, जो कि आपको कोरिएंडर वगैरह में देखने को मिलता है। अम्बेल जो कि आपको कोरिएंडर वगैरह में देखने को मिलता है, या फिर अनियन में देखने को मिलता है, गार्लिक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो पेडिसिल निकलता है वो एक ही पॉइंट से निकलता है। जैसे यहाँ से पेडिसिल निकल रहा है अगर, तो यहीं से पेडिसिल निकलेगा और सभी जो फ्लावर हैं वो इस तरीके से एक ही लेवल में अरेंज होंगे, एक ही जगह से जो है यहाँ से पेडिसिल निकलते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको जो है या तो थोड़ा सा राउंड शेप में रहेगा, ये देखिए आपको थोड़ा सा राउंड शेप में दिखेगा, या फिर जो है ये लेवल में ही रहेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है ये अनियन में देखने को मिलता है, गार्लिक में देखने को मिलता है और कोरिएंडर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये अच्छी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जो है हम लोग दूसरे इन्फ्लोरेसेंस को समझ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं रेसीम को। तो रेसीम में क्या होता है, रेसीम में जो है जो इन्फ्लोरेंस, ये रेसीम इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया रेसीमॉस एंड साइमॉस। तो यहाँ पे क्या होता है कि टॉप पे फ्लावर नहीं आता है और लेटरल ब्रांचिंग होकर के इस तरीके से फ्लावर जो है आते रहते हैं, इस तरीके से फ्लावर जो है आते रहते हैं। टॉप पे फ्लावर नहीं आता और ये जो है बढ़ता रहता है। तो नीचे की तरफ आपको जो है फलियाँ लगते हुए दिखेंगी और ऊपर जो है आपको नए नए फ्लावर आते हुए दिखेंगे। ये कंडीशन जो है हमको देखने को मिलती है किसमें, हमको चिकपी में देखने को मिलती है, हमको पिजियन पी में देखने को मिलती है, हमको ग्रीन ग्राम में देखने को मिलती है, हमको लेंटिल में देखने को मिलती है, हमको सोयाबीन में देखने को मिलती है, काऊ पी में देखने को मिलती है, पी में देखने को मिलती है, और कैबेज में जिसको हम कैटकन बोल रहे हैं वो भी देखने को मिलती है, मस्टर्ड में देखने को मिलती है, सिसेम में देखने को मिलती है, कलीफ्लावर में देखने को मिलती है, ग्राउंड नट में देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो लेग्यूम्स हैं उनमें हमको ये रेसीम कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमको मस्टर्ड, कैबेज, कलीफ्लावर में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, रेसीम कंडीशन। अब एक कंडीशन होती है कैपिटुलम, एक कंडीशन होती है कैपिटुलम, जिसको हम हेड बोलते हैं। ये कहाँ हमको देखने को मिलता है इन्फ्लोरेसेंस, ये हमको सनफ्लावर एंड सैप फ्लावर में देखने को मिलता है। सनफ्लावर एंड सैप फ्लावर में ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। तो हमने जो है स्पाइक को डिस्कस कर लिया, कैटकिन को डिस्कस कर लिया, कैटकिन को डिस्कस कर लिया, कोरियम को डिस्कस कर लिया, अम्बेल को हमने डिस्कस कर लिया, हमने रेसिम को डिस्कस कर लिया। अभी जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेनिकिल को। पेनिकिल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेनिकिल
ये भी पूछा जाता है। तो पेनिकिल हमको कहाँ देखने को मिलता है? पेनिकिल हमको देखने को मिलता है राइस में, हमको देखने को मिलता है सॉरगम में, हमको देखने को मिलता है पर्ल मिलेट में, हमको देखने को मिलता है ओट में, शुगर केन में, लिटिल मिलेट में, बर्नयार्ड मिलेट में, फॉक्सटेल मिलेट में, कोडो मिलेट में, प्रोसो मिलेट में, मैंगो में एंड ग्रेप्स में। मैंगो एंड ग्रेप्स याद कर लीजिए। और जितने भी मिलेट्स हैं ज़्यादातर उनमें जो है रहेगा, राइस में रहेगा, सॉरगम में रहेगा। राइस में मोस्टली जो है पूछा जाता है, राइस में मोस्टली जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। और मैंगो एंड ग्रेप्स में तो ये पेनिकिल होता है। अब जो मेज होता है यहाँ पर भी पेनिकिल ही होता है, लेकिन ये ब्रांच्ड पेनिकिल होता है। और इसमें हम मेल को अलग बोल देते हैं, मेल को हम बोल देते हैं टसल। तो मेज में हम मेल इन्फ्लोरेसेंस को टसल बोल देते हैं और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को हम ईयर बोल देते हैं या फिर कॉब बोल देते हैं। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया पेनिकिल की बात। अब हम लोग बात करते हैं साइम की, साइम या फिर साइमोस। जैसा कि हमने रेसिमोस में देखा कि टॉप पे फ्लावर नहीं आता है और वो बढ़ता रहता है लगातार। साइम क्या होता है? साइम में जो है टॉप पे फ्लावर आ जाता है तो इसकी ग्रोथ जो स्टेम की होती है वो रुक जाती है। तो आपको टॉप पे जो है पॉड बनती हुई दिखेगी, मतलब ओल्ड फ्लावर आपको टॉप पे दिखेंगे और न्यू फ्लावर आपको जो है नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। ये कंडीशन देखने को कहाँ मिलती है? जूट में देखने को मिलती है, पोटैटो में देखने को मिलती है, टोमेटो में देखने को मिलती है, ब्रिंजल में देखने को मिलती है, चिली में देखने को मिलती है और कॉटन में ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये फिलीपींस में जो है, मनीला फिलीपींस में सिचुएटेड है। इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं ये एक लेडी हैं, ठीक है। तो इनका नाम है डॉक्टर योने पिंटो, डॉक्टर योने पिंटो। तो ये एक लेडी है, ठीक है, डॉक्टर योने पिंटो। ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मनीला फिलीपींस में है और इसके जो प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर योने पिंटो हैं, लेडी हैं ये। IR8 जो है ये यहीं से रिलीज हुआ था, IR20 भी जो है यहीं से रिलीज हुआ था। तो IR जो सीरीज की हैं वो जो है धान की जो वैरायटीज हैं वो फिलीपींस मनीला से ही जो है रिलीज हुई थी। अच्छा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च की हमने बात कर ली। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। जबकि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये है कटक उड़ीसा में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, जो है ये जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका एक रीजनल सेंटर जो है हमारे इंडिया में भी है। ये कहाँ पे है? ये है बनारस में, वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया रीजनल सेंटर, इरी साउथ एशिया रीजनल सेंटर। तो ये साउथ एशिया का रीजनल सेंटर है, इसको हम बोल देते हैं सार्क, SARC, साउथ एशिया रीजनल सेंटर। और आगे लगा देते हैं ये हम इरी। तो ये हमारे बनारस में है। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुधांशु सिंह। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुधांशु सिंह। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट ए मेज टसल प्रोड्यूसेस एट लीस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000 पॉलन ग्रेन्स फॉर प्रत्येक। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जो है कर्नेल को या फिर प्रत्येक ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ पे 25,000 पॉलन जो है निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। 2,50,00,000 पॉलन ग्रेन्स हमको एक जो है टसल से मिल जाते हैं। बहुत ही मतलब अबेंडेंट रूप से पॉलन यहाँ पे मक्के में देखने को मिलते हैं, पॉलन की कमी नहीं रहती। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी।
तो कॉल्चिसिन जो है ये जो क्रोमोसोम है उनकी डबलिंग को इंड्यूस करता है, जिससे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। कॉल्चिसिन जो है ये एक प्लांट है, कॉल्चिकम ऑटमनल, कॉल्चिकम ऑटमनल, कॉल्चिकम ऑटमनल, इससे जो है ये प्रोड्यूस किया गया है, कॉल्चिकम ऑटमनल से। किसने जो है आइसोलेट किया सबसे पहले इसको? जो सबसे पहले आइसोलेट करने वाले वैज्ञानिक थे ये प्लेंटायर एंड कैवेंटाउ नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1820 में इसको इसी प्लांट से आइसोलेट किया था। हालांकि डस्टिन नाम के वैज्ञानिक का जो है काफी चर्चा रहता है। तो डस्टिन नाम के वैज्ञानिक जो थे इनको मिचेल ए डस्टिन बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले कॉल्चिसिन की स्टडी किया था और इसका साइटोलॉजिकल इफेक्ट देखा था, और इन्होंने ये पाया था कि जो कॉल्चिसिन है ये माइटोसिस को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट नंबर पे जो है आता है नाम ब्लेकेस्ली एंड अवेरी का। ब्लेकेस्ली एंड अवेरी जो है इन्होंने सबसे पहले कॉल्चिसिन को यूज करके पॉलीप्लॉइडी जो है धतूरा में इंड्यूस किया था। ब्लेकेस्ली एंड अवेरी, ये आपसे पूछा जाता है। 1935 में सबसे पहले ब्लेकेस्ली एंड अवेरी ने कॉल्चिसिन को यूज करके पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस किया था। ठीक है, तो ये जो है उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, अब ये जो कॉल्चिसिन है ये किस तरीके से हमको जो है पॉलीप्लॉइडी प्रोड्यूस करके देता है, ये जो है समझना जरूरी हो जाता है। तो ये एक प्रकार से स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं ना, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ये रोक देता है। जब स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो क्रोमोसोम का मूवमेंट है वो रुक जाता है, और एक गैमीट में एक प्रकार से सभी क्रोमोसोम चले जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम डबलिंग जो है हो जाती है। तो क्रोमोसोम डबलिंग का काम कॉल्चिसिन करता है। अब ये जो कॉल्चिसिन है ये क्रोमोसोम डबलिंग के लिए तो यूज किया ही जाता है, साथ ही साथ ये जो है गाउट को भी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। गाउट क्या होता है? गाउट जो है हमारे घुटनों में जो दर्द होता है, अर्थराइटिस जो होता है, उसको बोलते हैं, और ये एक्सेस यूरिक एसिड के वजह से जो है होता है। जिन लोगों को एक्सेस यूरिक एसिड की शिकायत रहती है, ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिनको प्रोटीन वगैरह खाने के लिए उनको मना किया जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी जो है कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है। मेडिसिन, एज ए मेडिसिन जो है इसको यूज किया जाता है। कॉल्चिसिन का फार्मूला क्या होता है? कॉल्चिसिन का फार्मूला होता है C22H25NO6। ये जो है कॉल्चिसिन का केमिकल फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे कि इथाइल मेथेन सल्फोनेट क्या होता है। तो इथाइल मेथेन सल्फोनेट जो है ये एक प्रकार का म्यूटाजेन है, और इसको हम बोलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। चाहे वो मिथाइल मेथेन सल्फोनेट हो, चाहे वो इथाइल मेथेन सल्फोनेट हो, ये दोनों क्या है? एल्काइलेटिंग एजेंट है। एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? ये एल्काइल या फिर मेथाइल ग्रुप को डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। एथाइल या मेथाइल ग्रुप को डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे जो है ATGC या फिर GC-AT ट्रांजिशन हो जाता है। मतलब ट्रांजिशन का मतलब होता है प्यूरिन टू प्यूरिन रिप्लेसमेंट, या फिर पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन रिप्लेसमेंट हो जाता है, और इस तरीके से डीएनए के अंदर म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है। तो ये केमिकल म्यूटाजेन है, इनको हम एल्काइलेटिंग एजेंट बोलते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि एल्काइलेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है इथाइल मेथेन सल्फोनेट क्या है? एल्काइलेटिंग एजेंट है, बेस एनालॉग है, या फिर एक्रिडाइन डाइज है, या फिर डीएमिनेटिंग एजेंट है। तो ये जो इथाइल मेथेन सल्फोनेट है या फिर मिथाइल मेथेन सल्फोनेट है, ये एल्काइलेटिंग एजेंट है, और ये बेस सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं, ट्रांजिशन का काम करते हैं, जिससे पॉइंट म्यूटेशन होता है, जीन लेवल पे म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड भी एक प्रकार का क्या है? इसको बोलते हैं HNO2, नाइट्रस एसिड। ये क्या है? ये डीएमिनेशन एजेंट है। ये क्या है?
डीएमिनेशन एजेंट। तो ये अमीनो ग्रुप को क्या कर देता है, हटा देता है। तो नाइट्रोजनस बेस से जो है ये क्या कर देता है, अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देता है। जब अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये एडेनिन को हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है ये, एडेनिन को हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट कर देता है। और हाइपोजैंथिन जो है ये पेयर कर लेता है साइटोसिन से। ये किससे पेयर कर लेता है, साइटोसिन से। जबकि एडेनिन किससे पेयर करता है, थायमिन से। एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया भाई, ट्रांजिशन हो गया, बेस सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये भी जो है किसका काम करता है, बेस सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। ये जो है डीएमिनेशन कर देता है नाइट्रोजनस बेसिस का, और मतलब जो अमीनो ग्रुप है उसको हटा देता है, जिससे जो एडेनिन है वो हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर साइटोसिन जो है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्वानिन जो है वो जैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से ये बेस सब्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि म्यूटेशन जो है कॉज होता है। ये हमने जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्रेब्स साइकिल बिगिंस विथ। तो क्रेब्स साइकिल आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में बिगिन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम्स यहाँ पे सबसे पहला जो है रहता है, इसके बाद जो है सक्सिनिक एसिड, सिस एक्योनिटिक एसिड, इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है, जिससे 673 किलो कैलोरी जो है हमको मिल जाती है कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल जो है इससे पहले क्या होता है, इससे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। इससे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, हमको जो है साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। जबकि हमको क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया है वो कहाँ देखने को मिलती है, हमको देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स साइकिल हमको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे 4 एटीपी बनते हैं। 4 एटीपी में से 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, तो नेट एटीपी का कितना प्रोडक्शन होता है, 2 नेट एटीपी बनते हैं। ये अभी आपसे पूछा जाता है कि टोटल एटीपी ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत कितने बनते हैं, तो 4 बनते हैं। नेट एटीपी कितने बनते हैं, तो 2 बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स NADPH2 के भी बनते हैं, NADPH2 के भी बनते हैं। और NADPH2 जो है ये एक इसका मॉलिक्यूल जो है वो 3 जो है एटीपी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल देते हैं, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस हैव, तो डिलीटोरियस इफेक्ट होते हैं, मतलब हानिकारक होते हैं। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन जो होते हैं वो डिलीटोरियस इफेक्ट रखते हैं, हानिकारक होते हैं। कुछ जो है म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसा कि सेट राइट ने सबसे पहला जो म्यूटेशन 1791 में डिस्कवर किया था वो क्या था, वो बेनिफिशियल था। उन्होंने शॉर्ट लेग वाले जो है सीप को डिस्कवर किया था, जिससे एनकॉन नाम की जो है ब्रीड अभी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेटिंग बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाई डिसेंट इज। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल्स डिसेंटली क्या है, रिलेटेड है, 2 इंडिविजुअल्स, उनके बीच में अगर कोई मीटिंग हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग बोलेंगे। अगर रिलेटेड इंडिविजुअल्स में हम जो है मीटिंग करा रहे हैं तो ये तो आपको पता है, कई वीडियो में हमने आपको बताया भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेगा स्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेगा स्पोर आउट ऑफ विच यूजुअली। तो ये हमने आपको बताया कि मेगा स्पोर जो मदर सेल होता है, जो कि ओव्यूल पाई जाती है, यहाँ पे 4 जो है मेगा स्पोर बनते तो हैं, लेकिन इनमें से 3 जो है डिग्रेड हो जाते हैं। केवल 1 मेगा स्पोर जो है बच पाता है, और ये जो है फंक्शनल होता है, ठीक है। बाकी 3 जो है अबॉर्ट कर जाते हैं। ये आपको हमने बताया है पिछले जो है वीडियो में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मियोसिस इज इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर। तो मियोसिस से क्या होता है, जैसा कि आपको पता है मियोसिस जो है गैमीट बनते समय होता है। रिप्रोडक्टिव सेल है एक प्रकार से, और रिप्रोडक्टिव सेल से सपोज दैट यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होना है। तो अब इस रिप्रोडक्टिव सेल सपोज दैट ये क्या है, 2n है, तो यहाँ से n नंबर ऑफ गैमीट्स जो है बनते हैं। फर्स्ट मियोसिस में ये होता है, उसके बाद फिर जो है ये 2 सेल बनाता है, तो यहाँ भी n और यहाँ भी n, इसी तरीके से यहाँ भी n और यहाँ भी n, इस तरीके से 4 जो है हैप्लॉइड कोशिकाएं मियोसिस के दौरान बन जाती हैं।
तो अगर यहाँ पे 46 गुणसूत्र हैं तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनती हैं उसमें 23 गुणसूत्र जो है हो जाते हैं। और अगेन जो है जब ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये 23 मिल करके 46 जो है बना लेते हैं। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो क्रोमोसोम की संख्या है वो मियोसिस के दौरान ही द्वारा ही कांस्टेंट जो है बनाई जाती है। अगर मियोसिस ना हो तो क्रोमोसोम की संख्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये क्या करता है, कीपिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो मियोसिस का काम यही है। अब मियोसिस जो होता है इसको सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा, वान बेनेडन के द्वारा 1883 में राउंडवर्म एंड एस्केरिस में। स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो क्रोमोसोम की संख्या है वो हाफ हो जाती है। फार्मर एंड मूरे नाम के वैज्ञानिक ने 1905 में मियोसिस टर्म दिया था, ये आपसे पूछा जाता है। फार्मर एंड मूरे नाम के वैज्ञानिक ने 1905 में मियोसिस टर्म दिया था, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है याद रखिएगा। प्री मियोटिक जो इंटरफेज होता है उसी में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। पोस्ट मियोटिक जो इंटरफेज होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। आपको पता है प्री मियोटिक इंटरफेज G1, S और G2 होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है, 100% डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ कितना होता है, 99.7%। और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन 0.3% बच जाता है, ये आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पे होता है। तो ये होता है जाइगोटीन, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन स्टेज में जो है 0.3% डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये आपसे पूछा जाता है। अब ये जो प्रोफेज फर्स्ट है इससे जो सब स्टेजेज हैं, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेचिटीन है, डिप्लोटीन है, डायाकाइनेसिस, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम स्प्रेड होते हैं पूरे जो है न्यूक्लियस में। जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ये आपसे पूछा जाता है। तो सिनेप्सिस की जो प्रक्रिया है वो जाइगोटीन में देखने को मिलती है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो भी जो है जाइगोटीन में ही बनता है। पेचिटीन में क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है और टेट्राड बनता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिप्लोटीन स्टेज जो होती है यहाँ पे कैजमेटा का फॉर्मेशन होता है, कैजमेटा टर्मिनेशन होता है। और डायाकाइनेसिस में क्या होता है, डायाकाइनेसिस में कैजमेटा टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है मियोसिस अकर्स इन, तो मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल में या फिर जेनरेटिव सेल में ही होता है, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द कैटेगरी ऑफ सीड्स विच इज रिक्वायर्ड टू बाई एफ्रेस एवरी टाइम। तो ये आपको पता है कि हमको हाइब्रिड सीड जो है वो हर बार जो है हमको परचेज करना पड़ता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड जैसा कि इस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। तो जब हम इसको एक बार लगाएंगे तो इसका जो हिडन वेरिएबिलिटी है वो फ्री हो जाएगी। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखिए 100% हेट्रोजाइगोसिटी थी, यहाँ पे कितनी बचेगी, 50% हेट्रोजाइगोसिटी बचेगी। तो प्रोडक्शन जो है क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हाइब्रिड हमको हर साल जो है फ्रेश लेना पड़ता है। वैरायटी जो है वो हम मतलब फ्रेश लेना हमको नहीं पड़ता है, वो हम मतलब अगर हम प्योरिटी मेंटेन करके रख रहे हैं तो फिर हम कई जनरेशन तक यूज कर सकते हैं। जो प्योर लाइन्स होती हैं गेहूं में, मटर में, चने में, इनको हम कई साल यूज कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर जो है मेंटेनेंस रख रहे हैं। यही जो है सिंथेटिक में है, कंपोजिट में भी है, इनको भी हम 2-3 साल तक लगा सकते हैं प्रॉपर जो है केयरिंग के साथ में। सिंथेटिक और कंपोजिट जो होती हैं ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में मोस्टली जो है यूज होता है। मोस्टली क्या है, सिंथेटिक कंपोजिट क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में ही यूज होता है। और हाइब्रिड सीड जो है ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप दोनों में यूज होता है, जबकि वैरायटी जो है ये मोस्टली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के लिए यूज होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको पता है जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो एंथर के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है वो एंथर के अंदर देखने को मिलती है। मल्टी लाइन वैराइटीज आर मिक्सचर ऑफ। तो मल्टी लाइन वैराइटीज जो है इसका कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो मल्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये J.E. वंडर प्लंक ने जो है डेवलप किया था, लेकिन इसको रिफाइन किया गया था एन्नी बोरलॉग के द्वारा। तो एन्नी बोरलॉग का नाम जो है फेमस रहता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है।
मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाता है, किसने जो है रिफाइंड किया, डेवलप्ड किया, तो एक प्रकार से एन्नी बोरलॉग का नाम आता है। अगर जे.ई. वंडर प्लंक दिया है तो फिर वही सही हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल जो है आइडिया जे.ई. वंडर प्लंक का ही था, वंडर प्लंक, जे.ई. वंडर प्लंक, ठीक है। तो इन्हीं का जो है इनिशियल आइडिया था, बाकी जो है रिफाइन किया गया था एन्नी बोरलॉग के द्वारा मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट। तो मल्टी लाइन होते क्या है, मल्टी लाइन जो होती हैं ये, इसमें बहुत सारी जो है लाइनें होती हैं, सपोज दैट यहाँ पे, और ये नियरली आइसोजेनिक लाइन होती है, मतलब ये लगभग लगभग सेम होती हैं। इनमें केवल और केवल एक या दो जीन्स के लिए डिफरेंसेज होता है, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो नियरली होमोजाइगस लाइन एक प्रकार से होती है, नियरली आइसोजेनिक लाइन हम इनको बोल देते हैं, मतलब इनमें जितने भी जीन हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं, कुछ एक दो जीन का अंतर होता है। जैसे डिजीज रेजिस्टेंसी के लिए हम ले लें, तो सपोज दैट यहाँ पे लीफ रस्ट के लिए जो है जीन है, यहाँ पे स्टेम रस्ट के लिए जीन है। अब ये भी हो सकता है कि स्टेम रस्ट के लिए यहाँ पे SR31 है किसी में, और SR34 है किसी दूसरे में जीन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हल्का सा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, SR24 है, तो इस तरीके से हमको हल्का सा वेरिएशन देखने को मिलता है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन सभी के सेम होते हैं, और इन सभी का सीड जो हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मल्टी लाइन। फायदा क्या है इसका, फायदा ये है कि यहाँ पे यील्ड की स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है, मतलब अगर किसी प्रकार को कोई डैमेज आता है तो यील्ड जो है, जैसे हम मान लीजिए एक ही लाइन लगाए हैं, तो अगर इसके लिए डिजीज आ गई तो ये पूरी डैमेज हो जाएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे जब अलग अलग हैं, मिक्सचर है पूरा, तो ये सब बच जाएंगी। तो इस तरीके से यील्ड हमको जो है स्टेबल मिलती है, और डिजीज जो है इससे हमको सुरक्षा जो है मिल जाती है, एक प्रकार से पौधे जो है हमारे, या फिर जो लाइन्स हमारी हैं, जो वैरायटी है, ये हमारी बची रहती है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है, नॉर्मल फीमेल इन ह्यूमन बीइंग इज। तो फीमेल जो है आपको पता है कि फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो ये होमोगैमेटिक होता है। मेल जो है एक्स वाई होता है, मतलब ये हेट्रोगैमेटिक होता है। ये एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये दो अलग अलग तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ये एक्स एंड वाई गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये केवल एक्स तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो फीमेल जो होता है वो होमोगैमेटिक होता है, मेल जो होता है ये हेट्रोगैमेटिक होता है। हेमीजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेमीजाइगस कंडीशन डिलीशन के द्वारा जो है प्रोड्यूस होती है, ये आपसे पूछा जाता है। हेमीजाइगस कंडीशन जो है वो डिलीशन, सपोज दैट यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे कैपिटल ए जीन है और यहाँ पे स्मॉल ए जो है इसका एलील है। अब सपोज दैट ये सेगमेंट यहाँ से डिलीट हो गया, तो अब केवल कैपिटल ए ही बचा है, स्मॉल ए जो है नहीं बचा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस। जब किसी भी ट्रेट के लिए जो जीन है उसके केवल एक ही जो है एलील मौजूद रहता है किसी भी क्रोमोसोम पेयर में, तो उसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। गाइंड्रोमार्फ क्या होता है, गाइंड्रोमार्फ हमको मतलब ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है मोस्टली। तो जब किसी भी बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं गाइंड्रोमार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूक्लियस सीड इज। तो न्यूक्लियस सीड जो होता है ये 100% प्योर होता है। न्यूक्लियस सीड जो होता है वो इनिशियल सीड होता है, और ये लेस क्वांटिटी में रहता है, तो ये 100% जेनेटिकली एंड फिजिकली 100% प्योर होता है। न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी होती है वो ब्रीडर सीड होती है। न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी होती है वो ब्रीडर सीड होती है, और ब्रीडर सीड में 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी देखने को मिलती है। न्यूक्लियस सीड एंड ब्रीडर सीड दोनों जो है एक्सपेरिमेंटल फील्ड पे ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। न्यूक्लियस सीड डायरेक्टली जो है ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि ब्रीडर सीड जो होता है वो सुपरविजन में जो है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल ब्रीडर होता है, और वन रिप्रेजेंटेटिव होता है फ्रॉम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एंड वन रिप्रेजेंटेटिव होता है फ्रॉम स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ब्रीडर सीड प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रीडर सीड के लिए हम टैग कलर गोल्डन येलो यूज करते हैं, न्यूक्लियस सीड में कोई कलर नहीं होता है। यहाँ पे जो ब्रीडर सीड के लिए टैग का साइज होता है ये 12x6 सेंटीमीटर होता है, बाकी सारे सीड के लिए ये 15x7.5 सेंटीमीटर होता है, ये आपसे पूछा जाता है। लेबल जो लगता है उसका जो साइज होता है वो 12x6 सेंटीमीटर रहता है। तो गोल्डन येलो कलर का जो है टैग यूज होता है ब्रीडर सीड के लिए,
इसके बाद जो है ब्रीडर सीड की जो प्रोजनी होती है वो होती है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर होता है वो होता है वाइट, और इसमें 99.8% जेनेटिक प्योरिटी देखने को मिलती है। ये सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म पे जो है प्रोड्यूस किया जाता है। जो भी इंस्टीट्यूट हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, इनके सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म पे फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस किया जाता है। सुपरविजन रहता है यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट का और एक्सपर्ट फ्रॉम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसके बाद जो है फाउंडेशन सीड का जो प्रोजनी होता है वो सर्टिफाइड सीड होता है। हालांकि पहले जो है रजिस्टर्ड सीड भी होता था, तो रजिस्टर्ड सीड जो होता था उसमें हम पर्पल कलर का जो है या फिर ऑरेंज कलर का टैग यूज करते थे। अभी जो है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है इंडिया में। ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके का जो सीड है वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, तो रजिस्टर्ड सीड हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है। तो फाउंडेशन सीड का डायरेक्टली हम कहेंगे सर्टिफाइड सीड जो है फाउंडेशन सीड का एक प्रकार से प्रोजनी है। सर्टिफाइड सीड में जेनेटिक प्योरिटी 99.5% पाई जाती है। सर्टिफाइड सीड जो है यही कॉमर्शियली जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और एग्रेसिव जो फार्मर्स हैं उनके फील्ड पे इसका प्रोडक्शन होता है सर्टिफाइड सीड का। सर्टिफाइड सीड के लिए जो टैग कलर यूज किया जाता है एज्यूर ब्लू कलर का जो है टैग कलर यूज किया जाता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसके अतिरिक्त एक ट्रूथफुल लेबल्ड सीड होता है। ट्रूथफुल लेबल्ड सीड जो होता है इसका स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी या फिर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इनसे हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, लेकिन हम सारे मानक के अकॉर्डिंग जो है सीड को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। और इसके लिए जो लेबल यूज किया जाता है इसका कलर होता है ओपेलाइन ग्रीन। ओपेलाइन ग्रीन, ओपेलाइन ग्रीन जो होता है ये लेबल का कलर सभी में रहता है, सारे जितने भी सीड होते हैं। न्यूक्लियर सीड में चूंकि होता ही नहीं है तो न्यूक्लियर सीड की बात ही नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सीड मल्टीप्लिकेशन जो सिस्टम है उसमें कितने तरीके के जो है सीड आएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन चेन का जो हिस्सा रहेगा वो केवल ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड रहेगा। इसमें न्यूक्लियर सीड जो है सीड मल्टीप्लिकेशन चेन में नहीं आता है। न्यूक्लियर सीड जो होता है वो ब्रीडर्स के लिए डायरेक्टली जो है ब्रीडर अपने आप डायरेक्टली जो है जब सेलेक्ट करके जो भी सीड बनाता है उसको हम न्यूक्लियर सीड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आ गया है 19 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 3n होता है, आपको पता है नहीं। पोलर न्यूक्लियर से बनता है फर्टिलाइजेशन, पोलर न्यूक्लियर 2n होता है, तो 2n होता है तो यहाँ पे एक मेल गैमीट मिलता है, तो 3n जो है यहाँ पे हो जाता है। ये आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया भी गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूगो डी वरीज वर बेस्ड ऑन। तो ह्यूगो डी वरीज के जो ऑब्जर्वेशन है ये ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसको बोलते हैं इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शाम में ही जो है फ्लावर की ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ह्यूगो डी वरीज ने जो है ओइनोथेरा लैमार्कियाना पे काम किया था और म्यूटेशन थ्योरी यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया था। म्यूटेशन पे सिस्टमेटिक स्टडी जो है टीएच मॉर्गन के वर्क के बाद जो है स्टार्ट हुई थी। ये हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। म्यूटेशन को डिस्कवर किया गया था सेट राइट के द्वारा, पिछले वीडियो में बताया गया, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब जो पी है इस पे किसने काम किया था, जो पाइजन सटाइवम है इस पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने काम किया था। आपको पता है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के, वो इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि F1 में गैमीट बनते समय एक ही जीन के जो अलग अलग एलील्स होते हैं ये एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि एक जीन का जो सेग्रीगेशन होता है वो दूसरे जीन के सेग्रीगेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए रहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए रहता है। ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पे किसके द्वारा काम किया गया, तो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पे जो है टीएच मॉर्गन ने भी काम किया और ब्रिजेस नाम के वैज्ञानिक ने भी जो है इस पे काम किया था, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रिसर्च किया था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम पे डॉक्टर पुष्कर नाथ ने जो है काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। सीड प्लॉट टेक्निक जो है डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा जो है बताया गया, और ये रिनाउंड इंडियन पोटैटो ब्रीडर है। फार्मर जो है डायरेक्टर भी हैं CPRI शिमला की, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला की। इनके लीडरशिप में कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी बहार, कुफरी लालिमा, कुफरी चंद्रमुखी, ये जो है इनके लीडरशिप में बनाए गए थे। सोलेनम ट्यूबरोसम पे काम जो है डॉक्टर पुष्कर नाथ ने किया था। हालांकि केवल पुष्कर नाथ नहीं, डॉक्टर
एस.एम. पाउल खुराना भी जो है ये इंडिया के ही थे और फॉर्मर डायरेक्टर ये भी रह चुके हैं CPRI के। इनके द्वारा भी जो है पोटैटो पे रिसर्च किया गया है। और जो प्रेजेंट डायरेक्टर है CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डॉक्टर के बालाचंद्रा हैबर हैं। डॉक्टर के बालाचंद्रा हैबर हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है पोटैटो पे काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ओकरा बिलोंग्स टू फैमिली। तो ओकरा जो है मालवेसी फैमिली से है। मालवेसी फैमिली में और कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? तो गॉसिपियम आता है, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम बारबेडेंस, गॉसिपियम हार्बेशियम मतलब कॉटन। ओकरा मतलब एबेलमॉस्कस स्कुलेंटस ये आता ही है। हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस गुड़हल जो है इसी में आता है। मालवेसी फैमिली के फ्रूट्स को हम कैप्सूल या फिर सीजोकार्प बोलते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया है। इसके बाद जो है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से आता है? पोटैटो है, टोमेटो है, मकोए है, ब्रिंजल है, चिली है, धतूरा है, पिटूनिया है, निकोटियाना है, ये सभी जो है सोलेनेसी में आते हैं। इसके फ्रूट्स को हम बेरी या फिर कैप्सूल बोलते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली में कुकुरबिट्स आते हैं, खीरा ककड़ी सब हो जाएगा। फिर लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में जो है लिली आता है ना। तो ये हमने जो डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 21 को। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो अनियन एंड गार्लिक जो है ये एक प्रकार से बल्ब है, आपको पता है। राइजोम में क्या आता है? टर्मेरिक एंड जिंजर, ये राइजोम में आता है। ट्यूबर में आपको पता है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आता है। कॉर्म में ये कॉर्म है, कॉर्म में जो है अरबी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है जैकोब एंड मोनोड के द्वारा प्रपोज किया गया 1961 में। वाटसन एंड क्रिक ने, यहाँ पे एंड रहेगा, वाटसन एंड क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में। बीडल एंड टैटम ने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था 1941 में, ये भी आपसे पूछा जाता है। मेसेल्सन एंड स्टाल ने एविडेंस दिया था सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन के बारे में, जबकि सेमी कंजर्वेटिव जो DNA का रेप्लिकेशन है ये क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया था। हालांकि मेसेल्सन एंड स्टाल ने इसका एविडेंस दिया था। ई कोलाई पे काम किया था इन्होंने, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग चलते हैं पैराम्यूटेशन इन, तो ये जो है मेज में मोस्टली पाया जाता है। इज परहैप्स द वन एंड ओनली एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ एलिल्स। तो ये जो है ना मेज में जो पैराम्यूटेशन देखने को मिलता है ये ब्लेंडिंग ऑफ एलिल्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और यही जो है हमको मोस्टली ये देखने को मिलता है और किसी क्रॉप में देखने को नहीं मिलता। यहाँ होता क्या है, यहाँ पे 2 एलिल्स होते हैं एक ही जीन के, एक पैराम्यूटाजेनिक होता है, दूसरा जो है पैराम्यूटेबल होता है। पैराम्यूटेबल मतलब जिसमें पैराम्यूटेशन हो रहा हो, और पैराम्यूटाजेनिक मतलब जो म्यूटेशन को कॉज कर रहा हो। तो पैराम्यूटेबल जो एलिल है इसका जो कलर का एक्सप्रेशन, जैसे मक्के में जो कलर का एक्सप्रेशन है, सपोज दैट ये दोनों जीन जो है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब पैराम्यूटाजेनिक एलिल जो है पैराम्यूटेबल एलिल के पास आ जाता है तो इसका जो कलर होता है ये गायब हो जाता है। जबकि जैसे ही ये फिर से अगेन जो है हट जाएगा उसके पास से पैराम्यूटाजेनिक एलिल, उसका एक्सप्रेशन जो है पैराम्यूटेबल एलिल का फिर से अगेन जो है रिकवर हो जाएगा। तो ये जो म्यूटेशन होता है ये मतलब कुछ जनरेशन के लिए हमको देखने को मिलता है, अगेन जो है ये फिर से क्या होता है रिकवर हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पैराम्यूटेशन। ये जो है पैराम्यूटाजेनिक एलिल्स के वजह से होता है। एलिल्स जो है जब पैराम्यूटेबल एलिल्स के पास में आ जाता है तो उसका इफेक्ट जो है एक प्रकार से रिड्यूस हो जाता है, और जैसे ही पैराम्यूटाजेनिक एलिल्स हटता है वैसे ही उसका कलर जो है फिर से अगेन रिकवर हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। चार्ल्स डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक लिखा था 1859 में, ये आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रपोज किया गया था। रॉबर्ट हुक ने कोस्टा की खोज की थी 1665 में। वाटसन एंड क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में। 1958 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड जैसा कि आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर जो
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है और ये होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट हो सकता है और ये एक्सप्रेस करा सकता है जीन्स को। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास होते हैं प्लाज्मिड के पास। ऑल ऑफ दी वो हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में हमने प्लाज्मिड्स के बारे में डिटेल में बताया। यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड के बारे में बताया। PBR 322 है, PBR 327, PUC 8, 18, 19, इन सभी के बारे में हमने बताया है। कॉस्मिड क्या है, फास्मिड क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द फ्लावर्स बोर्न बाय द सेम प्लांट इज कॉल्ड। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया, मक्के में मोनोसिस तो ऊपर टसल है, नीचे जो है फीमेल है, मतलब ईयर है। यहाँ से पॉलन आ रहे हैं, इस पे जो है गिर रहे हैं, मतलब दूसरे फ्लावर से तो आ रहे हैं पॉलन, लेकिन सेम प्लांट के जो है फ्लावर पे आ रहे हैं पॉलन। इसको बोलते हैं गिटोनोगेमी। ये एक प्रकार से अगर देखें तो इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। एलोगैमी क्या होता है? एलोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बताया भी है। जीनोगैमी जो है, देखो एलोगैमी थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है। यहाँ पे क्या होता है कि सेम प्लांट के अलग, जैसे ये सेम प्लांट के जो अलग अलग फ्लावर्स हैं, इनके बीच में जैसे हम कह रहे हैं कि इकोलॉजिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, तो उसको भी हम एलोगैमी रख देंगे। अगर अलग अलग प्लांट्स के बीच में सेम ही स्पीसीज के बीच में हो रहा है, उसको भी हम एलोगैमी कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जीनोगैमी क्या होता है, मोस्टली जो अलग अलग स्पीसीज में जब क्रॉसिंग देखने को मिलता है, या फिर अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनमें हमको जो है क्रॉसिंग देखने को मिलता है, मतलब पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो उसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। तो ओरिजिनल जो क्रॉस पॉलिनेशन का टर्म है ये जीनोगैमी है, ठीक है। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट इज यूज्ड। तो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट हम क्यों यूज करते हैं? पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट हम फेवरेबल एल्स को एक्यूमुलेट करने के लिए यूज करते हैं। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट मोस्टली जो है हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज करते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या होती है? इनमें ओपन पॉलिनेशन एक प्रकार से होता है, जैसे मक्का, और ये हेट्रोजाइगस होती हैं, हेट्रोजिनस भी होती हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब है किसी भी कैरेक्टर्स के लिए इनके पास जो एलील्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, और हेट्रोजिनस का मतलब होता है कि इनमें जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग जो है एक प्रकार से मार्फोलॉजिकली जो है अलग अलग दिखने वाले होते हैं। तो ये हेट्रोजिनस भी होते हैं और हेट्रोजाइगस भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम सेल्फिंग करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, तो इनमें हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। मतलब इनकी जो पेरेंट्स हमको बन करके निकल करके आती, तो इसमें क्या होता है, विगर एंड फर्टिलिटी का लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन्स एलील्स होते हैं। तो जब हम इनमें सेल्फिंग करते हैं तो ये, जैसा कि हमने अभी आपको बताया पीछे जो है कि अगर ये हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पे तो मान लीजिए हमको एक प्रकार से हेट्रोसिस देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम सेल्फिंग करें इसमें, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इस तरीके के एलिल्स जो है एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और ये जो है अनडिजायरेबल एक प्रकार से होता है। तो इससे क्या होता है कि ये इनका जब प्रोपोर्शन बढ़ता है तो इसमें विगर एंड फर्टिलिटी में लॉस होने लगता है। तो विगर एंड फर्टिलिटी में लॉस होने लगता है तो इसको बोल देते हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि इनब्रीडिंग की वजह से हो रहा है। तो ऐसी क्रॉप में हम करते क्या है, हम डिजायरेबल एलिल्स की संख्या बढ़ाते हैं। जीन वन हम जो है सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग करके हम इस तरीके के जो है प्लांट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते जाते हैं, जिससे जो है पॉपुलेशन हमारी उसमें डोमिनेंट एलिल्स या फिर डिजायरेबल एलिल्स की संख्या जो है बढ़ती जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंट एलील ही डिजायरेबल हो, रिसेसिव एलील भी डिजायरेबल हो सकता है, जैसे अर्लीनेस, या फिर अगर हम सीरियल्स की बात करें तो वहाँ डॉर्फनेस हमारे लिए डिजायरेबल है। तो डिजायरेबल एलिल्स की संख्या जो है पॉपुलेशन में बढ़ती जाती है, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट मोस्टली जो है हम दो तरीके से करते हैं। एक तो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट होता है प्रोजेनी टेस्टिंग के मेथड्स के थ्रू, और दूसरा होता है ऐसे मेथड जिसमें प्रोजेनी टेस्टिंग ना यूज हो, तो जैसे मास सिलेक्शन है, तो इसमें हम प्रोजेनी टेस्टिंग नहीं करते। मास सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्ट नहीं होता है। और विथ प्रोजेनी टेस्टिंग जो मेथड्स होता है पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का, वो ईयर टू रो मेथड्स होता है, जिसको डेवलप किया गया था हॉपकिंस के द्वारा 1908 में। हॉपकिंस ने जो है ईयर टू रो मेथड डेवलप किया था। ये आपसे पूछा जाता है, हॉपकिंस ईयर टू रो मेथड जो है हॉपकिंस के द्वारा डेवलप किया गया था 1908 में, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो मेथड होता है प्रोजेनी टेस्टिंग के साथ में जो हम पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें होता है रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन का जो आइडिया है ये हेज एंड गार्बर के द्वारा 1919 में प्रपोज किया गया था। लेटर जो है
बाद में ईस्ट एंड जोन्स ने 1920 में इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया था। अब रिकरेंट सिलेक्शन कई तरीके का होता है। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन होता है, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए होता है, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए होता है, और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन होता है। रिकरेंट सिलेक्शन एक प्रकार से हम कहें ये इनब्रेड डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, ये पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे रिकरेंट सिलेक्शन है फॉर एससीए जो है ये हल ने प्रपोज किया था। रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी ये हल ने 1945 में डेवलप किया था। रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए ये जेनकिंस ने 1935 में डेवलप किया गया था। रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन ये कॉमस्टॉक, रॉबिन्सन एंड हार्वे ने 1949 में डेवलप किया था। अब रिकरेंट सिलेक्शन में एक टर्म यूज होता है अर्ली टेस्टिंग। जैसे हम कह रहे हैं इनब्रेड बना रहे हैं, तो इनब्रेड अगर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हम बना रहे हैं तो 6 से 7 जनरेशन तक हम मान लो सेल्फिंग कर रहे हैं, लगातार सेल्फिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक होमोजाइगस नियरली होमोजाइगस लाइन बनेगी जिसको हम बोलेंगे इनब्रेड। अब 6-7 जनरेशन तक हम मतलब बिना किसी सोचे समझे जो है हम क्या करें, क्रॉस मतलब सेल्फिंग करते जाए, तो इनब्रेड बनेगा। हो सकता है इसकी कंबाइनिंग एबिलिटी सही हो ही ना, मतलब इनब्रेड तो बन गई, लेकिन अब हमने कई इनब्रेड बनाया, अब ये आपस में कंबाइन कर ही नहीं पा रहे, तो इनको लेकर के हम करेंगे क्या? तो कंबाइनिंग एबिलिटी भी तो ठीक अच्छी होनी चाहिए। तो जब हम अर्ली जनरेशन में ही कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ली टेस्टिंग, और यही जो है रिकरेंट सिलेक्शन का बेस है। रिकरेंट सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग एबिलिटी भी टेस्ट करते रहते हैं और इनब्रेड भी बनाते रहते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन में यही होता है, सिलेक्शन अगेन एंड अगेन और प्लस इनब्रेड डेवलपमेंट की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी के परफॉर्मेंस, जिसकी टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसी को आगे जो है हम प्रोसीड करते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन का वीडियो हम आगे बना देंगे, उसमें जो है आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो अर्ली टेस्टिंग का मतलब यही होता है, टेस्टिंग ऑफ इनब्रेड्स फॉर कंबाइनिंग एबिलिटी एट अर्ली जनरेशन ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब पूछा जाता है जो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन है या रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए है, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए है, ये जैसे अगर मान लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो कौन जो है अच्छा रहेगा। तो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन और रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ये आपस में कंपेरेबल रहेंगे, लेकिन ये सभी जो है सुपीरियर रहेंगे रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। अगर कंप्लीट डोमिनेंस का केस है, कंप्लीट डोमिनेंस के केस में जो तीनों हम बता रहे हैं आपको, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए, ये तीनों जो है इक्वली इफेक्टिव रहेंगे। अगर ओवर डोमिनेंस है तो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन और रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी ये इक्वली इफेक्टिव रहेंगे और ये दोनों सुपीरियर रहेंगे रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। अगर प्रैक्टिकल के सेंस में हम बात करें, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल सिचुएशन में रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन ज़्यादा डिजायरेबल होता है बोथ के कंपेरिजन में। रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन जो है, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, इन दोनों से अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट। हम किससे किससे करेंगे, एक तो मास सिलेक्शन हो गया, दूसरा ईयर टू रो मेथड हो गया, तीसरा जो है रिकरेंट सिलेक्शन हो गया। तो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट हो गया। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट मतलब क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में दो चीज़ें हैं, एक तो हम या तो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट करें, दूसरा हाइब्रिड वैरायटी बनाएं, और नेक्स्ट जो है हम सिंथेटिक वैरायटी बनाएं या फिर कंपोजिट वैरायटी बनाएं। तो हाइब्रिड वैरायटी जो है, जब हम जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो बेल नाम के वैज्ञानिक ने 1878 में रिपोर्ट किया था। इन्होंने देखा था कि अगर हम दो अलग अलग जो है वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो हमको, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि 52% तक हमको हेटेरोसिस देखने को मिल रही है। फिर 1909 में जो है सल ने ये बताया कि जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ हैं उनमें जो है हम सेल्फिंग के थ्रू इनब्रेड को आइसोलेट कर सकते हैं, और आइसोलेट करने के बाद हम सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है बना सकते हैं। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है GH सल ने ही जो है प्रपोज किया था सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट। इसके बाद सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में दिक्कत क्या थी कि हम दो इनब्रेड यूज कर रहे हैं, तो दोनों इनब्रेड क्या है, वीक हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इनमें जब हम क्रॉस कराते हैं तो सीड जो बनता है हमको हाइब्रिड सीड कम मिलता है। तो जोन्स ने 1918 में, जोन्स एक आ गए वैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम जो है दो, जैसे हमारे पास इनब्रेड हैं तो इनमें हम क्रॉस करा लें,
ये F1 आ गया। तीसरी इनब्रेड है, चौथी इनब्रेड है, इनमें हम क्रॉस करा लें, ये F1 आ गया। और इन दो F1 के बीच में हम जब क्रॉस करा दें तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, डबल क्रॉस हाइब्रिड आ जाएगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक चीज़ अच्छी रहेगी कि हम F1 के बीच में जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो हमको हाइब्रिड सीड जो है मैक्सिमम मिल जाएगा। और यहाँ F1 है चूँकि, तो यहाँ पॉलन भी अच्छा मिलेगा और इसके बाद जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है वो भी जो है अच्छा हो जाएगा और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की जो कास्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद जो है डेविस नाम के वैज्ञानिक आए, इनके द्वारा 1927 में, डेविस नाम के एक वैज्ञानिक आए, इनके द्वारा 1927 में टॉप क्रॉस का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया। 1927 में टॉप क्रॉस क्या होता है, वैरायटी इनटू इनब्रेड क्रॉस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो है इनब्रेड्स को एक प्रकार से स्क्रीन कर पाते हैं टॉप क्रॉस के थ्रू। ठीक है, तो टॉप क्रॉस एक प्रकार से प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ इनब्रेड्स के लिए यूज किया था। डेविस ने जो है 1927 में इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको। प्योर लाइन क्या होता है, प्योर लाइन जो है प्रोजनी होता है सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हम प्योर लाइन टर्म यूज करते हैं, इनब्रेड जो है हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज करते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन जो है मोस्टली हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वारंटाइन इज, तो क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन में हम किसी भी मटेरियल को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। एलियन मटेरियल जो होता है उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि जो अगर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन जो है अदर मटेरियल में कंटामिनेट ना हो पावे। तो हम आइसोलेशन में रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और अगर देखते हैं कि अगर किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट देने लायक है तो हम उसमें क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद हम कंट्री के अंदर उसको एंट्री देते हैं, या फिर हम जो है कुछ मटेरियल को जर्मिनेट करा लेते हैं, जैसे वीड सीड वगैरह को आइडेंटिफाई करना है। अब इसके लिए जो है एक एक्ट बना हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। इसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोड्यूस जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में वो फ्री होना चाहिए डिजीज, इंसेक्ट एंड पेस्ट एंड वीड, तभी जो है उसको अंदर, मतलब इंडिया के अंदर जो है उसको परमिशन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी जो है जैसे लंटाना कैमरा है, पार्थेनियम है, ये बाहर से ही जो है हमारे यहाँ वीड आ गए। बहुत सारी डिजीज हैं, कॉफ़ी रस्ट वगैरह है, नहीं तो ये जो है सब अलग अलग कंट्री से हमारे यहाँ आ गए। तो इसको ना हो इसीलिए जो है फिर ये एक्ट जो है बना दिया गया क्वारंटाइन पे। अब प्रेजेंटली अगर बात करें तो प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2004 जो है ये इफेक्टिव है। ये आया था अप्रैल 1, 2004 में जो है ये फोर्स में आया था। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ इफेक्टिव है और इसी के द्वारा जो है क्वारंटाइन वगैरह जो है हमारे यहाँ होता है। इस ऑर्डर में रिवीजन भी एक प्रकार से हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट 1988 एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स के तहत। अब क्वारंटाइन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसको जाती है, ये जाती है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जो कि 1946 में क्रिएट हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। अगर जो प्लांट प्रोड्यूस इंपोर्ट हो रहा है वो बल्क में है, कंजम्पशन के लिए है या फिर सोइंग के लिए है या फिर प्लांटिंग के लिए है और बल्क में है, तो हम ये क्वारंटाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। लेकिन अगर जो है यही जो मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ कंट्री से, ये अगर स्मॉल अमाउंट में है तो फिर वो अलग अलग जो है उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिम्मेदार हैं। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज है, इसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इसके पास देखिए क्या है, क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन स्टेशन है और ये अलग अलग जो है सी पोर्ट्स पे हैं, एयरपोर्ट्स पे हैं और लैंड रूट्स जो हैं। 2011 की बात करें तो इसके पास जो है 11 सी पोर्ट्स पे जो है क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन सेंटर थे और 11 एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन सेंटर थे एंड 13 जो है लैंड रूट्स पे क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन सेंटर थे, स्टेशन थे। लेकिन 2025 में करीब करीब 73 इसके पास क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन स्टेशन हैं।
तो इस तरीके से ये अलग अलग जो है तरीके से क्वारंटाइन वगैरह करता है। अब बात आती है अगर स्मॉल जो है प्रोड्यूस प्लांट प्रोड्यूस कंट्री के अंदर आ रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा क्वारंटाइन के लिए। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली सभी प्रकार के एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल इंक्लूडिंग ट्रांसजेनिक मटेरियल इसका क्वारंटाइन करता है। अगर फॉरेस्ट ट्री का जो है मटेरियल आ रहा है बाहर से तो उसके लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है। अगर इसके अतिरिक्त कोई मटेरियल आ रहा है जैसे एक प्रकार से मेडिसिनल आ रहा है, आयुर्वेदिक आ रहा है, तो उसके लिए बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कलकत्ता वाला, ये जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वारंटाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स विल अकर इफ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन। तो अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं तो इनका रैंडम असॉर्टमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रिसेसिव लीथल जीन्स आर कैरीड इन। तो रिसेसिव लीथल जीन्स जो है हेट्रोजाइगस फॉर्म में होंगे। देखिए अगर जीन्स जो है क्या है रिसेसिव लीथल है, मतलब सपोज दैट यहाँ पे स्मॉल एल जो है ये लीथल है, मतलब जिसमें जो है ये जाएगा उन इंडिविजुअल्स को क्या करेगा, ये डेथ कॉज करेगा। तो अगर सपोज दैट ये स्मॉल एल कंडीशन में है, मतलब रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो डेथ हो जाएंगे, तो वो फिर कैरी करेंगे ही नहीं एक प्रकार से, तब तो ये सब खत्म। तो अगर कैरियर की बात कर रहे हैं तो ये जब कैपिटल एल स्मॉल एल कंडीशन में होगा, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, तभी ये कैरियर फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन इज मोस्टली यूज्ड इन। तो रिकरेंट सिलेक्शन अभी हमने डिस्कस किया है, ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में यूज होता है। रजिस्टर्ड सीड इज डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम। तो रजिस्टर्ड सीड अभी हमने डिस्कस किया, फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन। ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्यूरिन से पायरिमिडीन में अगर जो है रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम ट्रांसवर्जन बोलते हैं। प्यूरिन से प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन से पायरिमिडीन अगर होता है तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वायरल वेक्टर के थ्रू। ट्रांसलोकेशन आपको पता है, हमने डिस्कस किया क्रोमोसोमल एबरेशन में। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है किसी एक क्रोमोसोम से, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से क्रोमोसोमल सेगमेंट का ट्रांसफर होना। अगर ये जो है टर्मिनल पोजीशन पे तो इसको हम बोल देते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। अगर ये मिडल वाले पोर्शन पे ट्रांसफर होता है तो इसको हम शिफ्ट बोल देते हैं। और अगर एक क्रोमोसोम से क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्रांसफर होकर के दूसरे में जा रहा है, दूसरे का क्रोमोसोम सेगमेंट होकर ट्रांसफर होकर के पहले में जा रहा है, उसको रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। और ये जो ट्रांसलोकेशन है ये डिस्कवर किया गया था किसके, ब्रिज के द्वारा, ये हमने डिस्कस किया है। रीस्टोरर जीन जो होता है ये पूछा जा रहा है कि किस लिए जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो रीस्टोरर जीन जो है फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है मेरिस्टाइल लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक इन द एम्ब्रियो सैक इज। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस आपको पता है जो पोलर न्यूक्लियाई होती है ये डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फिंग इन ए प्लांट विल इंक्रीज। तो सेल्फिंग हमेशा जो है होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगा, अभी हमने डिस्कस किया है। सिंगल जीन अगर मोर देन वन कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपिज्म। अगर कोई एक जीन है और इसके मल्टीपल इफेक्ट हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया को जो निर्धारित करने वाला जीन है, इसमें क्या होता है ये हार्ट को भी डैमेज करता है, किडनी को भी डैमेज करता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जो है काज करता है। इसमें क्या होता है जो आरबीसी होती है वो सिक्कल हसिया नुमा हो जाती है, तो ब्लड की भी कमी हो जाती है। तो एक सिंगल जीन होता है, मल्टीपल जो है कैरेक्टर्स को प्रभावित करता है, जिसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। इसका जस्ट अपोजिट होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे जीन जो है एक सिंगल कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बहुत तरीके के, दो या दो से अधिक तरीके के फॉर्म जो है पाए जाना, एलील्स पाए जाना या फिर फिनोटाइप पाए जाना, फिर जीनोटाइप पाए जाना किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के। किसी भी पॉपुलेशन में अगर हमको अलग अलग तरीके के जो है फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, तो ये एक प्रकार का क्या है पॉलीमॉर्फिज्म है। या फिर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो डीएनए सीक्वेंस में अगर डिफरेंस है, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है नहीं, माइक्रोसैटेलाइट, मैक्रोसैटेलाइट है नहीं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब जो है कहलाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग तरीके के हमको फॉर्म देखने को मिलते हैं। अब फिनोकॉपी क्या है, फिनोकॉपी का मतलब होता है कि देखिए फिनोकॉपी जो होता है ये
एक प्रकार से फिनोटिपिक वेरिएशन होता है, लेकिन ये जीनोटाइप के द्वारा निर्धारित नहीं होता है, ये इन्वायरमेंट के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं कि जो बटरफ्लाई है, एक जीनस है वनेसा। वनेसा जीनस की जो बटरफ्लाई हैं, ये अपने फिनोटाइप में चेंज कर लेते हैं, ये अपने फिनोटाइप में चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल इन्वायरमेंट्स का जो टेम्परेचर है। तो इनको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, रसिया में जब इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये जो बटरफ्लाई हैं, ये वहाँ वाली बटरफ्लाई के तरह की जो है दिखने लगती हैं। मतलब ये अपनी फिनोटाइप में क्या कर देती हैं, चेंज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू लोकल टेम्परेचर। अब अगर इनको अगेन जो है साइरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वहाँ की बटरफ्लाई का जो है करेक्टरिस्टिक्स ये रिकवर कर लेती हैं। तो इसको हम बोलते हैं फिनोकॉपी, मतलब एक करेक्टर्स की अलग अलग तरीके के फॉर्म हैं जो कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हैं और वो फिनोटाइप के समान जो है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। कंप्लीट पेनिट्रेंस का होता है जैसे हम किसी भी सेल में किसी भी जीन को जो है इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर ये सभी इंडिविजुअल्स में हमको जो है देखने को मिल रहा है, मतलब इसका एक्सप्रेशन जो है सभी इंडिविजुअल्स में हमको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे जीन्स को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट पेनिट्रेंस बोलेंगे। इसको हम कंप्लीट, जैसे 100% इंडिविजुअल्स में जो है ये एक्सप्रेस हो रहा है तो इसको बोलेंगे कंप्लीट पेनिट्रेंस। अगर लेस देन 100% में एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस बोलेंगे। अब ये जो पेनिट्रेंट जीन है, मतलब जिनका एक्सप्रेशन सभी में हो रहा है, अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि किसी में कम इंटेंसिटी के साथ में एक्सप्रेस हो, किसी में ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में एक्सप्रेस हो, कहीं डार्क रेड, कहीं लाइट रेड, कहीं जो है वाइट कलर में एक्सप्रेस तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन जो है शो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। तो एक्सप्रेसिविटी जो है वेरिएबल भी हो सकती है और यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अगर सभी में जो है सेम इंटेंसिटी में कोई कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सप्रेसिविटी बोलेंगे। अगर वेरिएबल जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन में डिग्री में जो है एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको हम वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया और इनसे रिलेटेड जितने भी टर्म थे उनको भी डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।